हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में विश्व के भूगोल विश्व के भूगोल का भूकंप और ज्वालामुखी टॉपिक से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं और साथ ही साथ मिट्टी और शैल और स्थलाकृतियाँ शैल और स्थलाकृतियाँ टॉपिक से भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन आंसर ही आ गया, तो पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर ही। अंतः सागरी भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? बताइए। सुनामी। ओके, अंतः सागरी भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को सुनामी कहा जाता है। किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती है? जागृत ज्वालामुखी में। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों में से दूसरी परत का नाम क्या है? सीमा। विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर के आसपास। ओके, विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के आसपास है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, पृथ्वी की भूपर्पटी पृथ्वी की भूपर्पटी की प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र होती हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी की प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र होती हैं, जिन्हें भूकंपी क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र भी कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, भूकंप भूकंप की शक्ति के परिणाम को रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। आगे देखते हैं। देखिए, रिएक्टर पैमाने पर 6 परिमाण के किसी भूकंप की विनाशकारी ऊर्जा 4 परिमाण के भूकंप की तुलना 1000 गुनी अधिक होती है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? भूकंप का विज्ञान है। ओके, पृथ्वी के अचानक कांपने या थरथराने को भूकंप कहते हैं। भूगर्भ में तापमान वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? दबाव और रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन दोनों। ओके, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? बताइए। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यही देखिए क्वेश्चन आंसर है भाई, तो आंसर तो दिया ही रहेगा, निष्क्रिय ज्वालामुखी एटना। यही सुमेलित नहीं। शांत ज्वालामुखी देववंद, सही है। जागृत ज्वालामुखी स्ट्राम्बोली, ये भी सही है। प्रसुप्त ज्वालामुखी काकाटाओ, ये भी सही है, लेकिन ये निष्क्रिय ज्वालामुखी एटना ये गलत है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, एक ज्वालामुखी के मुहाने पर स्थित एक वृत्ताकार दबाव को ज्वालामुख कहा जाता है। ओके, भूकंप, ओजोन गैस, ज्वालामुखी एवं नदियां में से किसे प्राकृतिक का सुरक्षा वाल कहा जाता है? ज्वालामुखी को। ओके, भूकंप, ओजोन गैस, ज्वालामुखी एवं नदियों में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल कहा जाता है? बताइए। सुरक्षा वाल्व ज्वालामुखी को कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह, जिसे भूपर्पटी कहा जाता है, में गहराई की गड़बड़ के कारण भूस्पंद आते हैं। ओके, पहले अश्रु की उत्पत्ति कब हुई? ज्वालामुखी उद्गार के समय। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी की भूपर्पटी के प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं। देखिए देखिए
ज्वालामुखी और देश। एटना ज्वालामुखी, एटना का इटली, ठीक। फ्यूजियामा ज्वालामुखी जापान, पोपा ज्वालामुखी म्यांमार में, और काकाटाओ इंडोनेशिया। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए देखिए भूकंपी तरंगों को भूकंप लेखी उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। ओके, देखिए आगे देखते हैं। देखिए पृथ्वी की परत के भीतर की हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? बताइए। देखिए पहले नोट पढ़ लीजिए, वैसे तो आप लोग जानते ही हैं। इसमें से स्टार बनाना लायक क्वेश्चन है। देखिए नोट है पहले, भूविज्ञान के तहत पृथ्वी की परत के भीतर की हलचल का अध्ययन किया जाता है। भूविज्ञान के तहत, ठीक। इसके तहत भूकंप, प्लेट विवर्तनिक, पृथ्वी की आंतरिक संरचना आदि का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से भूविज्ञान, भूकंप विज्ञान तथा प्लेट विवर्तनी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना आदि का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से भूविज्ञान, भूकंप विज्ञान तथा प्लेट विवर्तनी द्वारा पृथ्वी की आंतरिक स्थिति के बारे में जाना जा सकता है। ओके, तो इसमें से ज़्यादा करेक्ट आंसर भूविज्ञान ही होगा। ओके, आगे देखते हैं। देखिए पृथ्वी के तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? मैग्मा, ठीक। पृथ्वी के तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को मैग्मा कहा जाता है, ठीक। देखिए ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? प्रशांत महासागर में। ओके, आगे देखते हैं। देखिए सुनामी नाम किसने दिया? सुनामी नाम किसने दिया नहीं, सुनामी नाम किसे दिया गया? समुद्र के नीचे की तरंगों को, ठीक। आगे देखिए इंडोनेशिया के उस विनाशकारी ज्वालामुखी का नाम क्या है जिसमें मई 2016 में फिर से विस्फोट हुआ? बताइए बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन तो भाई देखिए माउंट सिंगाबुंग ऑप्शन सही है। ओके, एक ही ऑप्शन है, वो भी सही है। आगे देखते हैं। देखिए देखिए भूकंप को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ का। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए एक मिनट, थोड़ा सा वेट। देखिए ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? बताइए। क्वेश्चन आंसर आ गया भाई, बताइए बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, क्रैटर। ओके, ज्वालामुखी के छिद्र के ऊपर स्थित गर्त को क्रैटर या ज्वालामुखी का मुख कहते हैं। प्रायः क्रैटर कीपकार का होता है, ठीक। कीप के आकार का होता है। जिनका ढाल शंकु पर आधारित होता है, जिसमें उनका निर्माण होता है। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है। देखिए ज्वालामुखी के कप या कटोरा आकार मुख को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी के कप या कटोरा आकार मुख को क्या कहते हैं? बताइए। डी, ऑप्शन नंबर डी सही, क्रेटर। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, सिस्मोग्राफ। ओके, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए
भूकंप केंद्र के ठीक नीचे के बिंदु को क्या कहते हैं, बताइए। भूकंप केंद्र को भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं, ठीक। भूकंप केंद्र को भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। इसके ठीक नीचे के बिंदु को भूकंप मूल या हाइपोसेंटर कहते हैं, ठीक। अधिकेंद्र भूकंप मूल के 90 डिग्री के कोण पर होता है। जिस जगह से भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है उसे भूकंप मूल कहते हैं, ओके। तथा जहां पर भूकंपीय लहरों का अनुभव सबसे पहले किया जाता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं, ओके। इसलिए इसको स्टार बना दीजिए भाई, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहते हैं, बताइए। उत्केंद्र कहते हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर सी सही है। पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को भूकंप केंद्र या उत्केंद्र कहते हैं। जिस जगह से भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है उसे भूकंप मूल यानी फोकस कहते हैं। भूकंप के दौरान कई प्रकार की भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं जिन्हें 3 श्रेणियों में रखा गया है। नंबर 1 है प्राथमिक तरंग, जिसे पी तरंग भी कहते हैं, ठीक, पी तरंग। और नंबर 2 है अनुप्रस्थ या गौण तरंग, जिसे यस तरंग कहते हैं। और नंबर 3 है धरातलीय तरंग, जिसे यल तरंग कहते हैं, ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है भाई, बताइए। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, भूकंप की तीव्रता, ओके। रिएक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता मापने में किया जाता है, ओके। इसका विकास 1930 ईस्वी में, ठीक, इसका विकास 1930 में किया गया था। रिएक्टर स्केल में प्रत्येक आगे की संख्या अपने ठीक पीछे वाली संख्या से 10 गुने परिणाम को बताती है, ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए नापे किसका एक प्रकार है, बताइए। नापे किसका एक प्रकार है, वलित संरचना का, ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है 11 मार्च 2011 को जापान में आए जारदार, जारदार नहीं है भाई, जोरदार है, ठीक। 11 मार्च 2011 को जापान में आए जोरदार भूकंप एवं सुनामी द्वारा जिन न्यूक्लियर रिएक्टरों की भारी क्षति के फलस्वरूप विकिरण का रिसाव हुआ वे थे, क्या थे भाई, बताइए। कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। फुकुशिमा में, ठीक। 11 मार्च 2011 को जापान में आए विनाशकारी भूकंप और प्रलयकारी सुनामी से क्षतिग्रस्त फुकुशिमा न्यूक्लियर रिएक्टरों में विकिरण का रिसाव हुआ था, ओके। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन और है कि विभ्रंश घाटी बनती है, किससे बनती है भाई, विभ्रंश घाटी किससे बनती है। तो विभ्रंश घाटी जो है दो भ्रंशों के बीच, ठीक, विभ्रंश घाटी दो भ्रंशों के बीच बनती है, ओके। आगे देखते हैं। देखिए देखिए सुनामी का मुख्य कारण क्या है, बताइए। सुनामी का मुख्य कारण क्या है भाई, समुद्र की सतह पर भूकंप, ओके। ऑप्शन नंबर सी सही है। सुनामी तरंग नहीं बल्कि तरंगों की श्रृंखला होती है, ठीक। सुनामी तरंग नहीं है बल्कि तरंगों की श्रृंखला है जो महासागरीय नितल के निकट अथवा उसके नीचे भूगर्भिक परिवर्तनों के कारण पैदा होती है। सुनामी महासागरीय नितल पर भूकंप, भूस्खलन अथवा ज्वालामुखी उद्गम से पैदा होती है, परंतु अधिकांश सुनामी भूकंपों से ही पैदा होती हैं और ये सब विनाशकारी होती हैं, ठीक। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देखिए, सुनामी तरंगे किससे उत्पन्न होती हैं, बताइए। समुद्र के नीचे भूकंप से, ठीक। सुनामी तरंगे समुद्र के नीचे भूकंप से उत्पन्न होती हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सुनामी बनने का कारण है क्या है भाई? सुनामी बनने का क्या कारण है? भूकंप। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, तट पर अधिक बल के साथ पहुंचने वाली भूकंप सागर तरंगों को क्या कहा जाता है, बताइए। सुनामी, ठीक। आगे देखते हैं। देखिए, भूकंप का कारण है, बताइए भाई, भूकंप का क्या कारण है, बताइए। भूपृष्ठ में विक्षोभ। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है। भूकंप का मूल कारण पृथ्वी के संतुलन में अव्यवस्था का होना। संतुलन में अव्यवस्था उत्पन्न करने वाले प्रमुख कारक हैं ज्वालामुखी क्रिया, ठीक। ज्वालामुखी क्रिया, भूपटल भ्रंश, भूपटल में अव्यवस्था, जलीय भार, गैसों का फैलाव और प्लेटों में खिसकाव अथवा टकराव। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, देखिए भूकंप का कारण है, बताइए। टेक्टोनिज, ठीक। भूकंप का कारण है टेक्टोनिज, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है, बताइए। ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है, बताइए। ज्वालामुखी झील। ओके, आगे देखते हैं। इसमें थोड़ा सा जान लीजिए। ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा ज्वालामुखी झील का निर्माण होता है। काल्डेरा, ठीक। काल्डेरा ज्वालामुखी क्रेटर का ही अधिक विस्तृत रूप है। जब इस काल्डेरा में पानी भर जाता है तो ज्वालामुखी झील या काल्डेरा लेक का निर्माण होता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है, बताइए। ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है भाई? हवाई में। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इंडोनेशियाई क्षेत्र 2004 में बहुत बड़े भूकंप का शिकार बना, बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, सुमात्रा, ठीक। वर्ष 2004 में इंडोनेशिया का सुमात्रा क्षेत्र बहुत बड़े भूकंप का शिकार बना। इस भूकंप के कारण हिंद महासागर में आई सुनामी के कारण भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि अन्य हिंद महासागरीय देशों में भारी तबाही हुई थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ज्वालामुखी माउंट गमकोनोरा, ठीक। ज्वालामुखी माउंट गमकोनोरा हल्माहेड़ा द्वीप पर उच्चतम शिखर जो जुलाई 2007 में फूटा था, किस देश में स्थित है, बताइए। इंडोनेशिया में स्थित है भाई। ओके, देखिए अगला टॉपिक है मिट्टी, ठीक। मिट्टी से हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, लेटेराइट मिट्टी का विकास इनमें से किसका परिणाम होता है? नीलाक्षण, ठीक। नीलाक्षण बोले हैं, निक्षालन। ओके, देखिए, लेटेराइट मिट्टी का विकास इनमें से किसका परिणाम होता है? तो निक्षालन, ठीक। आगे देखते हैं। मृदा में जीवों के सड़े गले अवशेष मिले होते हैं, इसे ह्यूमस कहते हैं, ठीक। मृदा में जीवों के सड़े गले अवशेष मिले होते हैं, उसे ह्यूमस कहते हैं। आगे देखते हैं। देखिए, भारत का उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना होता है। ओके, देखिए, मृदा संरक्षण की
उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है? बताइए। समोच्च रेखीय जुताई। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें जल के प्रवाह को कम करने के लिए चट्टानों का ढेर लगाया जाता है, जो नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं? तो चट्टान बांध कहते हैं उसे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके? रक्षक मेखलाएं। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है? कायांतरित। ठीक, संगमरमर जो है चट्टानों की कायांतरित श्रेणी में आता है। एजोला चावल की खेती के लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, मृदा का लवणीयकरण किस कारण होता है? बताइए। अधिक सिंचाई। ठीक, मृदा का लवणीयकरण अधिक सिंचाई के कारण होता है। ओके, देखिए, भूमि कारक को अन्य रूप में जाना जाता है। बताइए, किस रूप में जाना जाता है भाई? मृदीय कारक। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। भूमि कारक को मृदीय कारक के रूप में जाना जाता है। मिट्टी, खनिज तथा जैव तत्वों का वह गत्यात्मक प्राकृतिक मिश्रण है जिसमें वनस्पति एवं पौधे उत्पन्न करने की क्षमता होती है। मृदा निर्माण के कारक नंबर 1 है आधारभूत चट्टान या जनक पदार्थ, और नंबर 2 है जलवायु, और नंबर 3 है स्थलाकृत का स्वरूप, और नंबर 4 है जैविक प्रभाव, और नंबर 5 है समय या विकास की अवधि। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, डॉट 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 मृदा के ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। कौन प्रभावित करता है भाई? मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं अपक्षय के विभिन्न कारकों द्वारा चट्टानों के विघटन एवं अपघटन से शुरू होती हैं। अपक्षय एवं अनाच्छादन के विभिन्न कारक भूतल पर चट्टानों को तोड़ फोड़ कर सैल चूर्ण के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जिनमें चट्टानों से प्राप्त हुआ खनिज का मिश्रण होता है। बाद में धीरे धीरे पेड़ पौधों व जीव जंतुओं का गला सड़ा अंश मिलाया जाता है, जिससे ह्यूमस कहा जाता है। मृदा निर्माण 5 मूल कारकों द्वारा नियंत्रित होते हैं। पहला है मूल पदार्थ सैलें। ठीक, और नंबर 2 है स्थलाकृति, नंबर 3 है जलवायु, नंबर 4 जैविक क्रियाएं एवं समय। ओके, तो इसमें से कोई ऑप्शन करेक्टली नहीं है भाई, जो है लगभग लगभग सभी में समानताएं कुछ ना कुछ पाई जा रही हैं, इसलिए इसको स्टार बना दीजिए। आगे देखते हैं। देखिए, काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के साथ संबंधित है? बताइए, काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के साथ संबंधित है? कपास के साथ। ओके, काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में कपास की कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है, इसी कारण इसे कपासी मृदा भी कहा जाता है। काली मिट्टी को कपासी मृदा भी कहा जाता है, नोट करके रखिएगा। आगे देखते हैं। देखिए, प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? बताइए, प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? पेडोकल। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है। पेडोकल वर्ग की मृदाओं में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एल्युमिनियम का आयरन ऑक्साइड के अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को डॉट डॉट भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? बताइए। पेडल्फर। ठीक, पेडल्फर मृदा कहते हैं। विश्व की मिट्टियों को 2 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 है पेडल्फर और नंबर 2 है पेडोकल। ठीक,
जिस मिट्टी में एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है उस मिट्टी को पेडल्फर कहते हैं, और जिस मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है उस मिट्टी को पेडोकल कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए देखिए उच्च अक्षांश के चीड़ के वन की राख जैसी धूसर मृदा इस नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है भाई? ऑप्शन नंबर सी सही है, पॉड सॉल्स। ओके, देखिए धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? बताइए। जलोढ़ मृदा। ओके, चावल के प्रमुख क्षेत्र नदियों के डेल्टाई एवं बाढ़ क्षेत्र तथा समुद्रीय मैदान हैं, जिनमें पानी को रोक कर रखने की क्षमता होती है, जो जो कि चावल की खेती हेतु आवश्यक होते हैं। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले जलोढ़ मिट्टी चावल की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए लाल मृदा में लाल रंग किसके आलेपन के कारण आ जाता है? बताइए। लोहा के कारण। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। लाल मृदा में लाल रंग आयरन ऑक्साइड यानी लोहे के आलेपन के कारण होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निक्षालन की ओर प्रवृत्त है क्या कहलाती है? बताइए। लेटेराइट मिट्टी। ओके, लेटेराइट मिट्टी वर्षा के कारण गहन निक्षालन की ओर प्रवृत्त है। इस मिट्टी की अधिक वर्षा मतलब 200 सेंटीमीटर या अधिक वाले क्षेत्रों में चूना या सिलिका के निक्षालन से उत्पन्न होती है। ठीक, इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड व एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार हैं। क्या उपचार हैं भाई? बताइए। उच्च समोच्च क्षेत्र की किनाराबंदी सही है, और भू उपयोग का विनियमन ये भी सही है। ठीक, ये और वृक्षों की कटाई नहीं भाई, पशुओं को चरने की छूट देना ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही है, ए बी दोनों सही है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है? बताइए। कौन सी है भाई? समोच्च कृषि। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों घास मृदा का उपयोग किया जाता है, और रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती हैं? बताइए। समोच्च रेखीय रोधिकाएं। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए फसलों का आवर्तन क्यों अनिवार्य है? बताइए। मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही। फसलों का आवर्तन मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए अनिवार्य है। इसके तहत एक निश्चित क्षेत्र में भिन्न भिन्न मौसम में भिन्न भिन्न फसलें उगाई जाती हैं, जिससे मृदा की उर्वरता बनी रहती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि मृदा की उर्वरता और नमी के संरक्षण में मदद नहीं करती? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी सही है, स्थानांतरी कृषि। ओके, स्थानांतरी कृषि मृदा की उर्वरता और नमी के संरक्षण में मदद नहीं करती है। ठीक, स्थानांतरी कृषि जनजातियों द्वारा बड़े पैमाने पर की जाती है, जिसमें खेती के स्थानों को बार बार बदला जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदा अपरदन का कारण नहीं है? बताइए। अपक्षय। ठीक, अपक्षय अपक्षय क्रिया मृदा निर्माण की एक प्रमुख क्रिया है, जबकि अपवाहन, वनोन्मूलन और अधिक चराई द्वारा मृदा का बड़े पैमाने पर अपरदन होता है। ओके, आगे देखते हैं। मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? बताइए। आश्रय पट्टी। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है। मृदा अपरदन को रोकने हेतु बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को आश्रय पट्टी यानी शेल्टर बेल्ट कहते हैं। ठीक, वनीकरण द्वारा भी मृदा कटाव को रोका जाता है, परंतु यह एक व्यापक अवधारणा है। यह एक व्यापक अवधारणा है जिसके अंतर्गत आश्रय पट्टी जैसी घटक समाहित हैं। ठीक, अतः प्रश्नगत संदर्भ में विकल्प ए ही सही है। ओके, सर्वाधिक उपयुक्त है भाई, ए ही सर्वाधिक उपयुक्त है। आगे देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? कैसे? पेड़ लगाकर, वनारोपण करके। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भूस्खलन। ठीक, भूस्खलन का सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाले मिट्टी के बृहत संचालन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, अगला टॉपिक है शैल और स्थलाकृतियाँ। ओके, ये भी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चन आंसर पहले आ गया है, और ये जितनी क्वेश्चन आंसर है ना, ये 2016 से 2018 तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं ऑनलाइन, उसमें पूछे गए क्वेश्चन हैं। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन, नदी के अपरदन कार्य से बनी स्थलाकृत गार्ज है। ओके, नदी के अपरदन कार्य से बनी स्थलाकृत गार्ज है। वी आकार की घाटी, बिशप गड्ढा तथा हिमोड़ में से कौन सा एक भूदृश्य बहते जल या नदी से निर्मित नहीं होता है? हिमोड़। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? परतदार चट्टान में। ओके, कोयला जो है परतदार चट्टान में पाया जाता है। ओके, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाले मानचित्रों को उच्चावच मानचित्र कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बलुआ पत्थर, कांग्लोमरेट, चूना पत्थर, संगमरमर, ग्रेफाइट, बेसाल्ट, ग्रेवो, सर्पेंटाइन। बताइए। बलुआ पत्थर, कांग्लोमरेट। ठीक, यही जो है सुमेलित नहीं है, और बाकी सब सुमेलित हैं। चूना पत्थर, संगमरमर, ग्रेफाइट, बेसाल्ट, ग्रेवो, सर्पेंटाइन। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, नदी अपरदित मैदान अथवा साम्यप्राय मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष को कहा जाता है मोनेड नॉक। ठीक, मोनेड नॉक। ओके, कास्ट कार्सर्ट। ठीक, कासर्ट मैदानों के यत्र तत्र स्थित अपशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है? हम। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए, खाड़ी, कयाल, सर्क तथा बीच में से कौन सा एक भूदृश्य समुद्री जल से नहीं बनता है? सर्क। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, शंकु, गुंबद, सर्क तथा लावा गुफा। ठीक, शंकु, गुंबद, सर्क तथा लावा गुफा में से कौन सी दृश्य भूमि ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित नहीं? सर्क। ओके, आगे देखते हैं।
पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। आगे देखते हैं। देखिए, पृथ्वी की भूपटल में सबसे प्रचुर मात्रा में धातु कौन सी है? एल्युमिनियम है। ठीक, महाद्वीपीय संहित, ठीक, महाद्वीपीय संहित में पर्पटी का अन्य नाम क्या है? सियाल। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए, डोलोमाइट, ग्रेफाइट, बेसाल्ट तथा गैब्रो में से कौन सा आग्नेय शैल नहीं है? डोलोमाइट। ओके, डोलोमाइट जो है आग्नेय शैल नहीं है, बाकी और ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेवो ये सब आग्नेय शैल। आगे देखते हैं। देखिए, उन भू आकृतियों को क्या कहते हैं जो पृथ्वी में विभ्रंश के कारण बनती हैं तथा जिनके कारण एक सतह दूसरी सतह से नीचे चली जाती है? विभ्रंश घाटी। ओके, आपस में जुड़े द्वीप समूह को क्या कहते हैं? आर्कीपिलागो। ठीक, ऑप्शन नंबर बोल रहे हैं, क्या ही बताएं। ठीक है, आर्कीपिलागो। आगे देखते हैं। समुद्र की एक चौड़ी उपखाड़ी जिसे प्रवेश मार्ग जो आकार में अवतल हो क्या कहलाती है? खाड़ी। ठीक, समुद्र की एक चौड़ी उपखाड़ी जो आकार में अवतल हो क्या कहलाती है? खाड़ी कहलाती है। आगे देखते हैं। देखिए, मुख्य समुद्र, ठीक, मुख्य समुद्र से संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह अलग किए गए समुद्री जल के विस्तार को क्या कहते हैं? लैगून। ठीक, लैगून कहते हैं। आगे देखते हैं। तटों से हल्की समुद्र अभिमुखी ढलान को क्या कहते हैं? महाद्वीपीय कगार। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, तरंग कटाव से बनने वाली भूमि को क्या कहते हैं? गुफा। ओके, संगमरमर चूने का पत्थर की एक कायांतरित चट्टान है। ठीक, संगमरमर जो है चूने के पत्थर का कायांतरित चट्टान है। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन आंसर आ गया। स्थल मंडल शब्द किससे संबंध रखता है? बताइए। पृथ्वी का पटल यानी भूपृष्ठ से। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, पृथ्वी के भूपर्पटी तथा मेंटल में से देखिए, पहले इसके बारे में देख लेते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को लिथोस्फीयर अथवा स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को लिथोस्फीयर अथवा स्थल मंडल कहते हैं। इसके अंतर्गत क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल के हिस्से आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पृथ्वी के भूपर्पटी तथा मेंटल के बीच की सीमा डॉट डॉट है, क्या है भाई? मोहो असातत। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, महाद्वीपीय संहित मुख्य रूप से डॉट 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 और एल्मुना जैसे खनिजों से बनी है। कौन सा ऑप्शन सही भाई? सिलिका। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए, निम्नोक्तक में से कौन सा एक भूमिगत जल क्रिया का परिणाम नहीं है? बताइए। दंतुर तट। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल क्या है? बताइए। ऊपरी मार्ग में निर्बाध वक्र। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, समय के साथ विसर्प लूप नदी के कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे डट डट भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? चाप झील। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही। जब समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं तथा नदी के अपने विसर्प को त्याग कर सीधा रास्ता पकड़ लेती है
तब नदी का अपशिष्ट भाग चाप झील या गोखुर झील कहलाती है। ठीक, फिर से एक बार सुन लीजिए। जब समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाती है तथा नदी अपने विसर्प को त्याग कर सीधा रास्ता पकड़ लेती है, तब नदी का अपशिष्ट भाग चाप झील या गोखुर झील कहलाती है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, जल निर्गम छिद्र किस प्रकार की स्थलाकृति में पाए जाते हैं? बताइए। चूना क्षेत्र में। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देख लीजिए इसमें थोड़ा सा, चूना पत्थर या कासर्ट सैल वाले भाग में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जल से असंख्य छिद्रों का निर्माण हो जाता है, जिन्हें घोल रंध्र कहा जाता है। कासर्ट क्षेत्र के अन्य स्थलों में लैपीज, कंदरा, अंधी घाटी आदि प्रमुख हैं। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, किसी चट्टान को स्वास्थान पर तोड़ देना कहलाता है, क्या कहलाता है भाई? अपक्षयण। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है। अपक्षयण चट्टानों के टूट फूट की वह क्रिया जिसके अंतर्गत चट्टानों के विघटन तथा वियोजन द्वारा ढीली पकड़ तथा विदीर्ण होकर अपने स्थान पर ही बिखर कर रह जाती हैं। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, प्रवाल भित्तियां समुद्री प्रतिरूप हैं। किसका प्रतिरूप है भाई? बताइए। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कायांतरण चट्टानों में क्या परिवर्तित कर देता है? कायांतरण चट्टानों में क्या परिवर्तित कर देता है? बताइए। संरचना, गठन, दोनों। ठीक, ए बी सी दोनों सही, ऑप्शन नंबर सी सही। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? बताइए, कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? डायोराइट। ओके, परतदार शैल तथा आग्नेय शैल के रूप में परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित शैल का निर्माण होता है। रूपांतरित चट्टान के उदाहरण हैं स्लेट, सिस्ट, फाइलाइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, ग्रेबो, संगमरमर, क्वार्टजाइट। ठीक, क्वार्टजाइट इत्यादि। ठीक, डायोराइट एक मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान है जो मुख्यतः प्लाजियोक्लैक्स फेल्सपर द्वारा निर्मित एक अंतर्वेदीय चट्टान है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, ग्रेनाइट क्वार्टजाइट क्षेत्र खड़ा रूप प्रदर्शित करता है क्योंकि इन चट्टानों का विनाश आसानी से नहीं हुआ। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही है। ग्रेनाइट चट्टान का निर्माण धरातल से काफ़ी गहराई पर होती है, अतः मैग्मा के धीरे धीरे ठंडा होने से कणों की बनावट ठीक तरह से होती है और उनका आकार बड़ा बड़ा होता है, इसलिए इन चट्टानों का विनाश आसानी से नहीं होता। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, बालुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? बताइए, बालुआ पत्थर किस प्रकार का चट्टान है? अवसादी चट्टान है। ओके, बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान है। पृथ्वी तल पर आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण के फलस्वरूप निर्मित चट्टानों को अवसादी चट्टान कहते हैं। अन्य अवसादी चट्टानों में चूना पत्थर, चाक एवं डोलोमाइट, कांग्लोमेरेट आदि आते हैं। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पवन की अपवाहन क्रिया डिफ्लेटिंग एक्शन के कारण बने गर्तों को क्या कहा जाता है? बताइए। ब्लो आउट। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। पवनों में एक ही दिशा में अस्थायी प्रवाह से चट्टानों के अवक्षय जनित पदार्थ या असंगठित मिट्टी का अपवाहन होता है। इस प्रक्रिया में उथले गर्त बनते हैं जिन्हें अपवाहन गर्त कहते हैं। अपवाहन प्रक्रिया से चट्टानें धरातल पर छोटे छोटे गड्ढे या
गुहिकाएं भी बनती हैं। तीव्र वेग पवन के साथ उड़ने वाले धूल कण अपघर्षण से चट्टानी तल पर पहले उथले गर्त, जिन्हें वात गर्त कहते हैं, बनाते हैं, और इनमें से कुछ वात गर्त गहरे और विस्तृत हो जाते हैं, जिन्हें गुहा कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कायांतरित शैल हैं, बताइए। नीस और सिस्ट। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही। चट्टानों के कायांतरण से निर्मित होने वाले शैल को कायांतरित शैल कहते हैं। संगमरमर, क्वार्टजाइट, स्लेट, नीस, सिस्ट, सर्पेंटाइन आदि कायांतरित शैल का प्रमुख उदाहरण है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ऑब्सीडियन, एंडेसाइट, ग्रेबो और पेरोडाइट क्या है, बताइए। बहिर्भेदी चट्टान। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अधिकांश भूपर्पटी किस सेल से बनी है, आग्नेय। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है। अधिकांश भूपर्पटी का निर्माण आग्नेय सेल से हुआ है। भूपर्पटी का लगभग 90% भाग आग्नेय चट्टानों से बना है। उल्लेखनीय है कि अवसादी चट्टान संपूर्ण भूपर्पटी के लगभग 75% भाग पर विस्तृत है, परंतु भूपर्पटी के निर्माण में इसका योगदान मात्र 5% है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रचुरता है, बताइए। नीफे, ऑप्शन नंबर सी सही। ओके, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बताइए। सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा धातु पाया जाता है भाई, एल्युमिनियम। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही। ओके, पृथ्वी की भूपर्पटी में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व इस प्रकार हैं। ऑक्सीजन जो है 46.71%, नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ऑक्सीजन 46.71%। ओके, 71 मत बोलिएगा कभी, दशमलव के बाद जो अंक होते हैं उन्हें एक एक अंक बोला जाता है। ओके, सिलिकॉन, सिलिकॉन जो 27.69%। ओके, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम जो है 8.07%। लोहा 5.05%। कैल्शियम 3.65%। ओके, इस प्रकार दिए गए विकल्पों में से एल्युमिनियम सर्वाधिक सही उत्तर है। ओके, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन 20 जो है 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा एक वितलीय आग्नेय शैल का उदाहरण है, बताइए। ग्रेनाइट, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, जब मैग्मा सतह से नीचे की ओर ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेती है तो वितलीय आग्नेय शैल का निर्माण करती है। ग्रेनाइट चट्टान इसी का उदाहरण है। ओके, आगे देखते हैं। रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है, बताइए। मशरूम चट्टान सही है भाई, कौन सा ऑप्शन सही है, अपरदन, ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण अपरदन का उदाहरण है। आगे देखते हैं। देखिए, हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं, बताइए। मरुटिब्बा, ड्यून। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। पवन द्वारा रेत के निक्षेप से निर्मित टीले या स्तूप को ड्यून कहते हैं। इन स्तूपों के आकार तथा स्वरूप में पर्याप्त अंतर होता है। आगे देखते हैं। देखिए, वह क्षेत्र जो कि किसी
स्थूल संरचनात्मक रूपांतरण के प्रति प्रतिरोधी होता है, यह कहलाता है शील्ड यानी ढाल। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। सी बोल रहे हैं, डी सही भाई। देखिए, मोरेन कहाँ बनते हैं? मोरेन हिमानी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मोरेन या हिमोर एक प्रकार का मृदा अपरदन है जो निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? बताइए। हिमनद के कारण। ऑप्शन नंबर ए सही। आगे देखते हैं। देखिए, हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं, जिन्हें हिमनद डॉट डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? हिमोर। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है। हिमनद द्वारा लाए गए पदार्थों जैसे छोटे बड़े सैल, रेत एवं तलछटी मिट्टी निक्षेपित होती है, जिसे हिमोर कहते हैं। यह प्रायः उन्हीं स्थानों पर होती है जहाँ हिमानियाँ पिघलकर जल में परिवर्तित होने लगती हैं। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा एक भूदृश्य हिमनद से निर्मित नहीं है? बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है? विसर्प। ओके, विसर्प का निर्माण नदियों द्वारा किया जाता है, जबकि हिमोर यू आकार की घाटी और फ्योर्ड का निर्माण हिमनद द्वारा होता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, निम्न भू आकृत युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं युग्म पहचानना है भाई। घोल रंध्र वायु। ठीक, यही युग्म सही नहीं है, बाकी और सब सही। सर्क, हिमनद, डेल्टा नदी, संयोजी भित्ति तरंग। ओके, सही है सब। तो दोस्तों, ये थे विश्व भूगोल से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।